नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तपेदिक कॉलेज में। और आप लोग पढ़ रहे हैं BHI 141 का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे आज हम। अ, ये जो हम सारे वीडियोस कर रहे हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। हालाँकि हम डिस्कशन सारा हिंदी में करेंगे, लेकिन वर्ड्स जो हम यूज़ करेंगे वो इंग्लिश का करेंगे। तो दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है वैसे तो। अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी चल जाएगा, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है? अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा यूनिट 3 का, अनइक्वल ट्रेडिंग सिस्टम इन चाइना। ठीक, देखो चाइना में क्या चल रहा था कि अभी तक हमने देखा ओपियम, 2 ओपियम वॉर्स हुए वहाँ चाइना में, है ना? और दोनों में कहीं न कहीं क्या हुआ, जो वेस्टर्न पावर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, चाइना में ज़बरदस्ती एक तरीके से ट्रेड ओपन कराने के लिए चाइना पे दबाव डाला। ठीक है, बहुत सारे कंसेशंस पाने के लिए उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट पे दबाव डाला। और इस समय चाइना की गवर्नमेंट कौन थी? आपकी छिंग गवर्नमेंट थी। ठीक, अब एक तरफ आप देखो, इंडिया जो चाइना था वहां पे कभी भी ना उसके उसको पूरा का पूरा एक ही पावर ने कैप्चर करके नहीं रखा, जैसा कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने करके रखा था। वहाँ पे बहुत सारे पावर्स थे, वहाँ पे आपका जापान भी था, ब्रिटेन भी था, अमेरिका भी था, जर्मनी भी था, रशिया भी था। सब अपना अपना पावर यूज कर रहे थे वहाँ पे, और हर कोई अपना अपना एरिया लेके बैठा हुआ था। लेकिन इंडिया में क्या था, ब्रिटिशर्स का ही रूल था। हालांकि इनिशियली यहाँ भी बहुत थे, पुर्तगाली थे, फ्रेंच थे, डच थे, ब्रिटिशर्स थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सबको एलिमिनेट करके अपना किया। लेकिन चाइना में हमेशा से बहुत सारी वेस्टर्न पावर्स थी। ठीक, सेकंड डिफरेंस क्या है चाइना का इंपेरियलिज्म और इंडिया के इंपेरियलिज्म में, कि देखो इंडिया में क्या था, ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था, है ना? इंडिया को गवर्न करने का, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सारा वही चलाते थे। लेकिन वहाँ उन्होंने क्या किया, जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको इंटैक्ट रहने दिया। ठीक है, हालांकि उनके थ्रू वो सारा कुछ कराते थे, सारा उन्हीं का चलता था, लेकिन उन्होंने इंटैक्ट रहने दिया रिप्रेजेंटेशन में उनको, और उनसे कंसेशंस लेते रहे अपने सारे के सारे। ठीक, तो ये डिफरेंस एक तरीके से चाइना और इंडिया के इंपेरियलिज्म स्ट्रक्चर में रहा। अब पीरियड ऑफ कोऑपरेशन 1860 से लेकर 1870 के पीरियड को हम कहते हैं पीरियड ऑफ कोऑपरेशन। हो क्या रहा था, आप देखो कि 1850s के बाद जो था ना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दोनों वॉर्स का सामना कर चुका था चाइना, और काफ़ी असॉल्ट के बाद जो छिंग गवर्नमेंट थी काफ़ी वीक हो चुकी थी। वो समझ चुके थे कि अभी हम अ, जो वेस्टर्नर्स हैं इनका सामना नहीं कर पाएंगे, है ना? तो उन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं एक अपने आप को टोन डाउन किया, और सोचा कि क्यों ना क्यों इनके साथ थोड़ा सा पीस टाइम के लिए ट्रीटी करें हम, और इनको कुछ कंसेशंस देते हैं, और साथ में अपने लिए टाइम गेन करें ताकि हम फिर से रीगेन कर सकें पावर। तो उनका ये मकसद था। ठीक है, और ब्रिटिशर्स भी जो थे, खास करके ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स वहाँ मेन पावर थे, तो ब्रिटिशर्स का भी एक्सपीरियंस इंडिया में 1857 के वॉर के बाद आप जानते हो कितना बुरा रहा। तो वो भी चाहते थे कि हाँ भाई, हम थोड़ा सा, उनको भी सेटबैक इंडिया में बहुत बड़ा लग चुका था, तो वो भी नहीं चाहते थे कि डायरेक्ट कहीं ना कहीं अपफ्रंट हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए। और साथ ही साथ चाइना में ना उनके अपने गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरीके का सिविल वॉर चल रहा था, जिसको थाइपिंग अपराइजिंग बोलते हैं। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे थाइपिंग अपराइजिंग को। और इनिशियली तो इन लोगों ने क्या किया, जो थाइपिंग अपराइजिंग के रिबेल्स थे, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, है ना, छिंग गवर्नमेंट के, तो वेस्टर्न पावर्स उनको सहायता करती थी, ठीक, सपोर्ट करती थी। लेकिन धीरे धीरे वेस्टर्न लोगों को भी समझ में आ गया कि नहीं यार, जब छिंग गवर्नमेंट हमें डायरेक्टली तैयार है कंसेशंस देने के लिए, तो हम इन रिबेल्स की क्यों जरूरत करें। उल्टा हम अगर वेस्ट छिंग गवर्नमेंट पावर में रहेगी तो हमें और कंसेशंस मिलेंगे, है ना? तो उन्होंने वही चीज को बढ़ावा दिया, और जो रिबेल्स थे उनको दबाने में मदद की फिर बाद में गवर्नमेंट की। ठीक, और एक तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, है ना, वेस्टर्न पावर्स ने और छिंग गवर्नमेंट ने, और एक दूसरे को कोऑपरेट करने लग गए। तो यही पीरियड ऑफ कोऑपरेशन बोला जाता है 1860 से 1820 का। अब इसमें कुछ एक ऑफिसर्स जो थे जिन्होंने थाइपिंग सप्रेशन कैंपेन में भी भाग लिया था, जैसे जंग कोफान, ली होंगचान, मांचू प्रिंस गोंग वगैरह, ये लोग लीडिंग थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स को फॉलो किया कि पीरियड ऑफ कोऑपरेशन होना ही चाहिए वेस्टर्नर्स के साथ, ताकि हम कुछ इनसे सीख सकें और अपने आप को
टाइम पीरियड दें रिवाइव करने का, इनका ये मकसद था, ठीक है ना। अब इसके तहत कुछ एक चीज़ें होती हैं, इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जाते हैं कि किस तरीके से हम ये कोऑपरेशन करें। तो सबसे पहले उनमें से एक है आपका ट्रीटी पोर्ट्स आते हैं। ट्रीटी पोर्ट्स कौन से थे? जैसे फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद चाइना ने कुछ एक पोर्ट्स खोल दिए थे, ओपन कर दिए थे, है ना। 5 पोर्ट ओपन किए थे। फिर सेकंड पोर्ट, इन पोर्ट्स को क्या बोलते थे? ट्रीटी पोर्ट्स बोला जाता था, क्योंकि ये ट्रीटी के तहत ओपन हुए थे। पहले पोर्ट्स बंद थे, अंग्रेजों को यहाँ आने नहीं दिया जाता था, है ना। फिर ट्रीटी ऑफ थिएंचिन, जिसके चलते सेकंड ओपियम वॉर एंड हुआ, तो इसने और पोर्ट्स खुलवा दिए उस कंट्री में, 16 और पोर्ट खोले गए। फिर चिरफू कन्वेंशन होता है चाइना और ब्रिटेन के बीच में 1876 में, उसमें 5 और पोर्ट्स को खोला गया। इस तरीके से पूरा जो चाइना के कोस्टल एरियाज था, वहाँ हर जगह उनका पोर्ट्स खुल गए थे, सारे पोर्ट्स ऑलमोस्ट खोल दिए गए थे वेस्टर्नर्स के लिए। प्लस जो इनलैंड वाटरवेज थे, है ना, नदियों के रास्ते, यांगजी रिवर वगैरह, वहाँ भी बहुत सारे फॉरेन ट्रेड सेंटर्स और बिजनेस सेंटर ओपन होते हैं। आप जानते हो पहले ज़माने में बोट्स के थ्रू बहुत बिजनेस होता था, नदियों के थ्रू बहुत ज़्यादा, नदी एक मेन ट्रांसपोर्ट ऑफ सोर्स होती थी पहले, है ना। तो उसी के आसपास में बिजनेसेस होते थे, तो वो सब भी खोल दिए गए। अब इन ट्रीटी पोर्ट्स के आसपास में जो एरियाज थे जहाँ वो रहते थे अंग्रेज, है ना, वो अंग्रेज अपना एरियाज बड़ा डेवलप कर लेते थे, तो उनको फॉरेन कंसेशन बोला जाता था, ठीक है। तो ऐसे हर जहाँ भी वो जिस पोर्ट पे के किनारे रहते थे, वहाँ उन्होंने अपना फॉरेन कंसेशंस खोल लिया। अब फॉरेन कंसेशन में जो जिस जिस पोर्ट पे जिस कंट्री का अपना ज़्यादा लोग रहते थे, उस हिसाब से उनका नाम पड़ गया। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कंसेशन या फ्रेंच कंसेशन। शंघाई का पोर्ट में ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों कंसेशंस थे, फिर उन दोनों को मर्ज कर दिया गया 1863 में, उसका नाम रख दिया गया इंटरनेशनल कंसेशन, ठीक। अब इन कंसेशंस में क्या होता था, उनका अपना म्युनिसिपल काउंसिल होता था, फॉरनर्स इलेक्ट करते थे, उनके अपने रूल एंड रेगुलेशन चलते थे, है ना। वहाँ जो चाइनीज गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, यहाँ पे पुलिस भी होती थी उनकी अपनी, ठीक। और वो टैक्स भी लगाते थे, और जो अगर चाइनीज रेजिडेंट्स रहते थे वहाँ पे, उनको एज अ सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता था, उन पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, उनको राइट्स भी नहीं दिया जाता था। इवन जो चाइनीज उस एरियाज में रहते थे, उस एरियाज में उनको कुछ एक रोड्स पार्क्स वगैरह को तो यूज़ भी नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि वो रिजर्व थे फॉरनर्स के लिए, ठीक। इस तरीके से फॉरेन कंसेशंस में कोर्ट्स होते थे, फॉरेन कोर्ट्स होते थे जहाँ पे ट्रायल्स वगैरह चलता था, और फॉरेनर्स को सिर्फ फॉरेन जजेस ही करते थे। अगर कोई चाइनीज का भी आता था मामला सामने, तो चाइनीज के लिए चाइनीज भी जज होता था, फॉरनर भी जज होता था। बट अगर चाइनीज और फॉरनर का मामला है, तो आप समझ सकते हो कि किसको एडवांटेज था। ऑब्वियसली बात है, फॉरनर्स ही अपनी एडवांटेज ले जाते थे, ठीक। तो इस तरीके से इन फॉरेन कंसेशंस में एक अलग ही कल्चर डेवलप होने लगा, अलग ही लाइफस्टाइल वगैरह थी, है ना। इनका सिंपल सा एग्जांपल अगर आप देखो तो हांगकांग बिल्कुल अलग ही था, है ना। ऐसे मकाओ अलग ही बिल्कुल, ये भी एक तरीके के फॉरेन कंसेशंस ही थे, ठीक। चलो, अब होप ये आपको पूरा समझ आ गया हो फॉरेन कंसेशंस वगैरह का और ट्रीटी पोर्ट्स का। अब हम अगला पढ़ेंगे फॉरेन इंस्पेक्टरेट ऑफ कस्टम्स के बारे में। देखो 1854 में क्या हुआ कि शंघाई को रिबेल्स ने कब्जा कर लिया था, ठीक। और जो वहाँ का चाइनीज सुपरिटेंडेंट था कस्टम का, उसको पोस्ट से हटा दिया गया था। तो उस समय क्या हुआ, जो फॉरेन कॉन्सुलेट्स थे उन लोगों ने शंघाई में सब एक हुए और कस्टम्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने लगे टेम्पररी बेस पे, है ना, चाइनीज गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि चलो हम अपने कस्टम्स कलेक्ट करेंगे और हम आपको दे दिया करेंगे, आप टेंशन ना लो। तो जब पीस रिस्टोर हो गई, तो ये प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया, बल्कि इसको परमानेंट कर दिया गया, ठीक है। वेस्टर्न्स के पावर में दे दिया गया क्या, कस्टम्स कलेक्ट करने का। अब इससे वेस्टर्नर्स को तो फायदा होगा ही होगा, है ना। उनको ये फायदा हुआ कि जो चाइनीज लोकल ऑफिशियल्स थे, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को परेशान करते थे, उनसे अनड्यू एक्सटॉर्शन लेते थे, है ना, ज़्यादा पैसा ले लेते थे। तो ये चीज़ें बंद हो गई उनके लिए। और छिंग गवर्नमेंट को भी ये फॉर द टाइमिंग सही लगा, उनको लगा कि चलो यार, कोई फॉरनर्स अपने आप संभाल लेंगे, और हमें तो सिर्फ रेवेन्यू से मतलब है, रेवेन्यू आता रहेगा हमारे ट्रेजरी में, तो हम क्यों खामखा इस पचड़े में फंसे। उन्होंने ये सोचा और उन्होंने रेगुलराइज कर दिया। तो इस तरीके से फॉरेन इंस्पेक्टरेट ऑफ कस्टम्स एक इंस्टीट्यूशन
एग्जिस्टेंस में आता है। अब जो जिसने बाद में अपना हेडक्वार्टर शंघाई में कर लिया, शंघाई से पेचिंग कर लिया 1865 में। ठीक। हम्म। फिर धीरे धीरे ये लोग क्या करने लग जाते हैं, ये जो फॉरेन इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स था, पहले तो ये क्या करता था, सिर्फ कस्टम ड्यूटी लेता था। फिर बाद में ये क्या करने लग गया, कस्टम ड्यूटीज के साथ साथ ये मेंटेनेंस ऑफ हार्बर और रिवर के नाम पे भी टैक्स लेने लग गया, ज्योग्राफिकल सर्विस वगैरह करने लग गया। ठीक। तो छिंग गवर्नमेंट को तो इससे फायदा हो ही रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का अपना सॉवरेनिटी का इरोजन हो रहा था। किस टाइप की सॉवरेनिटी? इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉवरेनिटी, जो चाइनीज खुद करते है ना, अपने देश को खुद चलाते। इकोनॉमिक जो कंट्रोल था वो भी अंग्रेजों ने ले लिया, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों कंट्रोल ले लिया अंग्रेजों ने। तो एक तरीके से उनकी सॉवरेनिटी पे आघात ही था, इनडायरेक्ट। तो इसके बारे में हर कोई बहुत सारी राय देता है अपनी अपनी। ठीक है। और फॉर एग्जांपल देखो, और जो जो इस फॉरेन इंस्पेक्टरेट ऑफ कस्टम्स में काम करते थे, इंक्लूडिंग फॉरेनर्स भी, वो चाइनीज गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय माने जाते थे, ना कि उनकी अपनी कंट्री के। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है सर रॉबर्ट हार्ट का, जो कि इस पोस्ट को 40 इयर्स तक डायरेक्टर थे उस पोस्ट पे, है ना। और लेकिन वो गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय बन के रहे। तो इस जो सिस्टम था, इसको जे के फेयरबैंक नाम के एक स्कॉलर हैं, उन्होंने एक टर्म इसके लिए दी है, सिनार्की करके टर्म दी है, कि हाँ भाई दोनों एक दूसरे से फायदा ले रहे थे, तो इसको सिनार्की किया टर्म दिया गया। ठीक। और कुछ इसमें पढ़ने लायक है? एक सेकंड। अब जो अब सोच के देखो, ऐसे माहौल में जो लोग बड़े हो रहे थे, है ना, उन पे कितना बुरा प्रभाव होगा, कि उनकी जिंदगी में विदेशियों का कितना ज्यादा दखल था, है ना। हर चीज पे वो देखते थे फॉरेनर्स ही कंट्रोल कर रखे हैं। तो इस तरीके से एक अलग से पैरेलली नेशनलिस्ट का जन्म होता है ना, चाइनीज नेशनलिस्ट का जन्म होना शुरू होता है, जो वो ये सब चीजें देख रहे थे। और छिंग गवर्नमेंट इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी कस्टम रेवेन्यू के लिए इन पे, फॉरेन पावर्स पे। मिलिटरली तो वो उतने ज़्यादा थे नहीं स्ट्रांग, है ना, और टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रांग नहीं थे। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे फॉरेनर्स पे। और फॉरेनर्स ने इसका फ़ायदा उठाते हुए क्या किया, उनको लोन्स देते थे, उसके बदले में मॉर्टगेज रख लेते थे उनकी कुछ एक चीज़ों को। कब जो धीरे धीरे टैक्स बढ़ाने लग गए, है ना, और गवर्नमेंट बेचारी कुछ कर नहीं पाती थी। तो ये चीज़ें देखने को सामने में आई। ठीक। फिर चाइनाज इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न डिप्लोमेसी। अब दो दो बार हारने के बाद ना, चाइनीज लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। ठीक। तो उन लोगों ने कहा कि क्यों ना हम जो ये इंटरनेशनल लॉ है, इसको ढंग से मास्टरी करें। तो जो मानचू प्रिंस कॉन्ग थे और बाकी लोग जो बड़े बड़े थे, जैसे वन शियांगली, हांगकांग, इन सब ने बोला कि हाँ, हम हमें ये सब चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ को अच्छे से समझना चाहिए और इस पर मास्टरी करनी चाहिए। ठीक। तो उन्होंने अपने लिए क्या किया कि ऑफिस खोला उन्होंने, है ना, फॉरेन पॉलिसी का ऑफिस खोला, जिसका नाम था जोंगली यामन। ठीक। 1861 में खोला गया, मार्च से 1861 में। अब इसके अंडर में और भी सिस्टम खोले गए पैरेलली। एक तो उन्होंने खोला सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रेड का। तो दो सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रेड थे, नॉर्दर्न पोर्ट के लिए और सदर्न पोर्ट के लिए। नॉर्दर्न पोर्ट कौन सा था? थिएनचिन। और सदर्न पोर्ट था शंघाई। लेकिन नॉर्दर्न पोर्ट में एक सुपरिटेंडेंट आते हैं, ली होंगचांग, 1870 में। उनका मतभेद होने लग गया कहीं ना कहीं फॉरेन पावर्स के साथ। अब फॉरेन पावर्स के साथ मतभेद होना शुरू हो गया, तो जो फॉरेन पॉलिसी थी वो भी अफेक्ट करेगी, है ना। 1870s में आ रहा है। आप देखो 1860 से 1870 का पीरियड कॉपरेशन का है, तो एकदम लास्ट में जाकर के मतभेद होना शुरू होता है। ठीक। फिर इसके साथ ही साथ एक और उन्होंने डिपार्टमेंट खोला, जिसका नाम था थोंगवन क्वान। अब इसका मकसद क्या था? 1862 में खोला गया था। इसका मकसद था कि चाइनीज लोगों को, मानचू स्टूडेंट्स को वेस्टर्न लैंग्वेजेस सिखाया जाए। इनिशियली तो यही मकसद था, लेकिन धीरे धीरे इसमें इंक्लूड कर लिया गया मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये सब भी पढ़ाना शुरू कर दिया गया। साथ ही वेस्टर्न इंटरनेशनल लॉ, फिलोसफी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, साइंस वगैरह।
और इस इंस्टीट्यूट के हेड कौन हुआ करते थे? फॉरेन प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स। ठीक। अब ट्रीटी ऑफ थिएंजिन 1860 में जो लिखी गई थी उसका रिवीजन होना था 10 साल बाद। ठीक। तो जो जोंगली यामन के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने तरफ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, हम जो लोग हमारे साथ हैं, है ना, तो हम क्यों ना वेस्टर्न्स पे प्रेशर बनाए कि जो ट्रीटी थी 1860 की, ट्रीटी ऑफ थिएंजिन, ये कहीं ना कहीं वन साइडेड थी, तो इसमें कुछ एक कंसेशंस हम अपने लिए भी निकालवाए, है ना। तो उन्होंने इसके लिए किसको चुना? अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव थे पेजिंग में, आंसन बर्ली गेम। ठीक। उनको मिशन दिया, है ना, कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं छिंग गवर्नमेंट के बिहाफ में और नेगोशिएट करें इस ट्रीटी को। इसको नाम दिया गया बर्लिंगम मिशन नाम दिया गया। जहां जहां गया ये मिशन उसको बहुत तारीफ मिली। तो जैसे जैसे लोगों ने बड़ा उसको सराहना की, तो इससे जोंगली यामन और छिंग गवर्नमेंट को होप्स भी हुई। लेकिन उनकी होप्स ज़्यादा दिन चली नहीं। 1870 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टोटली रिजेक्ट कर दिया एल्कॉक कन्वेंशन, कि हम इसको नहीं रिवाइज करेंगे बिल्कुल भी, है ना। और इसको पहले छिंग गवर्नमेंट ने खुद अप्रूव किया था 10 साल पहले, तो अब क्यों कह रही है कि इसको चेंजेस लाओ 10 साल में, है ना। तो जब ये रिजेक्शन हुआ तो एक तरीके से जो कोऑपरेशन का पीरियड था छिंग गवर्नमेंट और वेस्टर्न पावर्स के बीच में, वो खत्म हो जाता है। और अब हमें फिर फ्रिक्शन दिखने को फ्रिक्शन दिखनी चालू हो जाती है फिर से दोनों के बीच में, छिंग और वेस्टर्न पावर्स के बीच में एक बार फिर से हमें तनाव का माहौल दिखना शुरू होता है। ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया हो टॉपिक्स, है ना। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे आपका इंक्रीजिंग फॉरेन इंक्रोचमेंट्स, फ्रिक्शन एंड कन्फ्लिक्ट। ठीक। तीन वीडियोस में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पहला खत्म कर चुके हैं, अगले में हम यहाँ देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे स्क्रैम्बल फॉर कंसेशंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।